हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। अब हम लोग हैं क्रॉनिकल की सीरीज में। हम लोग पूरे साल का करंट अफेयर्स थॉरली कवर कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने घटनासार जनवरी से लेकर जून तक की सारी कवर कर ली। पूरी उसकी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी। जून और जुलाई की क्रॉनिकल समसामयिकी को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगस्त का एक लेक्चर आपके सामने आया और अभी मैं अक्टूबर करा रहा हूँ। इसके बाद में मैं सितंबर पे शिफ्ट हो जाऊंगा। अब ये है तीसरा लेक्चर। आपको जब आप चैनल पर जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई नजर आ जाएगी। टारगेट है हम लोगों का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और रिव्यू ऑफिसर, यूपी पीसीएस प्री प्रोबेबली पोस्टपोन्ड हो ही गया है। रिव्यू ऑफिसर 2024-2023 राइट ये। और इसके साथ में जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होगी। रीजन इसका ये है सब कुछ चीजें कराने का कि करंट अफेयर्स कहीं से छूटे नहीं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल चल रहा है हम लोगों का सीन, ठीक है राइट। अब हम लोग आ जाते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वाले टॉपिक पे। इंटरनेशनल के टॉपिक पे मैं कुछ चीजें आपको बताते हुए चलूंगा। आपको पता है कि कैसे करंट के साथ साथ में मैं स्टैटिक चीज़ों को जोड़ के चलता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको पता है राइट। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। जापान में टाइफून शानशान आया। शानशान मतलब 2024 की अगर मैं बात करूँ तो जापान का सबसे तबाही वाला एरिया है। और एक बात और आप नोट करेंगे, जब आप एग्जाम देते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन एक लगातार आपसे पूछा जाता है 1, 2, 3, 4 साल में। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता था कि हरिकेन कहाँ का है, टाइफून कहाँ का है, साइक्लोन कहाँ का है ना। तो इसकी लिस्टिंग एक प्रॉपर यहीं पे आप करके लिख लेंगे, ठीक है ओके। परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे टाइफून की जब मैं बात करता हूँ तो जो वेस्टर्न पैसिफिक क्वेश्चन है वहाँ पे आता है, हरिकेन यूएसए में आता है, साइक्लोन इंडिया के अंदर आता है, ऐसे टॉर्नेडो और उन सब की बात होगी, ठीक है। तो बात है कहाँ पे आया ये। एक तो नाम आप याद कर लेंगे, शानशान याद रखेंगे आप। 2024 का ये सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक, ठीक है। कहाँ आया? जापान में। और जापान में भी अगर स्पेसिफिकली अगर बात करी जाए तो क्यूशु द्वीप है। अब जब एक सेकंड, जब वहाँ पे जब द्वीपों की जब बात होती है कई बार तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये भी नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे होकैडो कौन सा है, होन्शु कौन सा है, शिकोकू कौन सा है, क्यूशु कौन सा है। तो इनकी जो लिस्टिंग हो, इनके जो नाम हो, वो सब आपको समझ लेने हैं। कैसे कैसे एग्जाम में आता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ओके। अब अगले वाले टॉपिक पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की यूएसए की यात्रा हुई है। अब यूएसए की यात्रा हुई है, महत्वपूर्ण यात्रा है। महत्वपूर्ण यात्रा होने का कारण एक है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वहाँ पे गए, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर के साथ में बैठ के एक इन्होंने ये सोसा साइन किया। सोसा SOSA, ठीक है, जो हिंदी में लिखा गया है। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नाम लिखा होगा यहाँ पे। खैर इंग्लिश में अगर मैं सोसा की बात करूंगा तो सोसा है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट राइट। सोसा इससे पहले कुछ एग्रीमेंट पहले से साइन हो चुके हैं। जैसे लमेवा साइन हुआ था 2016 के अंदर, उसको ऐसे लिखेंगे लमेवा, ठीक। 2016 के अंदर साइन हुआ था, ए है यहाँ पे राइट। और काम का सा 2018, बेका 2020 के आसपास आई थिंक मतलब साइन हुआ था, ठीक है। तो ये यूएसए की एक पॉलिसी है कि वो एग्रीमेंट साइन करता है अलग अलग देशों के साथ में, और उन एग्रीमेंट के आधार पे ही वो आगे की अपनी स्ट्रेटजी, अपनी जो रक्षा उपकरण है उनको कैसे दिया जाएगा, ये सब चीज़ें उसमें करता है। तो आप याद रखेंगे जो सोसा साइन हुआ है, ये भारत ऐसा करने वाला 18वां देश है। भारत मतलब यूएसए का ऐसा भागीदार बनने वाला 18वां देश है, ठीक। दूसरी बात है, एक बात और, इससे होगा क्या कि जो भी डील होगी, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट की डील होगी, हालांकि बायलैटरल किस्म का है लेकिन ये यूनिलैटरल दिखाई देगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यूएसए से हम खरीदते ही हैं, ठीक। हम उनको कोई चीज़ देते नहीं है एज ए डिफेंस उसमें डिफेंस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में सोसा जो है इसको साइन कर लिया गया। और याद करेंगे गैर बाध्यकारी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था है, मतलब इसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो। समझ रहे हैं किसके किसके बीच में हुई थी ये बैठक? राजनाथ सिंह और लॉर्ड ऑस्टिन के बीच में, ठीक है। द्विपक्षीय वार्ता थी, गए हैं अगस्त में, 23 से लेकर 26 अगस्त के आसपास, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, सोसा का मैंने बता दिया आपको, सिक्योरिटी एंड सप्लाई एग्रीमेंट है राइट। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए एक और टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा भारत यूएसए मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन है। गोलमेज सम्मेलन की जब भी बात आती है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते होंगे। RTC 1, RTC 2 और RTC 3, ये सब आपको चीज़ें याद आने लगती होंगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, और बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है इसलिए क्योंकि आप देखेंगे ये भारत के 4 मिनिस्टर बैठ के 4 मिनिस्टर से बात कर रहे हैं सिंगापुर के। उसका एक रीज़न है। इस रीजन को अगर आप समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा। ठीक है, देखिए FDI के मामले में क्यों सिंगापुर महत्वपूर्ण क्यों है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में सबसे टॉप पे है इस समय, समझे। पिछले वर्ष में बिल्कुल टॉप पे रहा है, ठीक है।
और भी देश हैं जिनके साथ में बायलैटरल एग्रीमेंट हमारा है या बायलैटरल ट्रेड बहुत ज़्यादा है, जैसे चाइना के साथ में ज़्यादा है, यूएसए के साथ में बहुत अच्छा है, यूके के साथ में बहुत अच्छा है। लेकिन आप जब इस चीज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा एफडीआई, क्योंकि ये देश ऐसा है जो भरोसा, देखिए किसी भी देश से अगर एफडीआई आपके यहाँ पे ज़्यादा आती है तो उसका मतलब है कि वो भरोसा जता रहा है। भरोसा किन किन चीज़ों पे? आपके यहाँ अर्थव्यवस्था पे आपकी भरोसा है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खराब तो नहीं है, वो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट अच्छी है, इन सब चीज़ों पे भरोसा जताता है। तो इसलिए मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ। और याद रखेंगे ये दूसरा है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है, दूसरा है मंत्री स्तरीय है। और इसमें कौन कौन भाग ले रहा है तो देखिए निर्मला सीतारमन जी हैं, और कौन कौन है, पीयूष गोयल साहब हैं, एस जयशंकर साहब हैं और अश्विनी वैष्णव साहब, 4 मंत्री शामिल हुए हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा भी हुआ है 2023-24 के अंदर सिंगापुर इंडिया का सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत बना। कितना? $11.77 बिलियन, बिलियन यूएसडी की बात हो रही है, यूएस बिलियन डॉलर की बात हो रही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। और इन किन 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 चीज़ों पे था? तो व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है, ठीक। यही सब सारी सब बातें हैं। इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए, जो बेसिक चीज़ है मैंने बता दिया। दूसरा था ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे लिखी है, देखिए द्विपक्षीय व्यापार में सिंगापुर जो है भारत का 6ठा सबसे वैश्विक बड़ा साझेदार है। अभी मैंने बताया कि 2023-24 के अंदर कौन था? चाइना था, ठीक। और चाइना अगर आप देखेंगे तो यूएसए भी आता है इसी में आपको यूएई भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो टॉप 5 में ये सब हैं। इसके बाद में 6ठे नंबर पे जो है वो सिंगापुर है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक, याद रखना। कौन कौन शामिल हुआ था ये भी याद रख लेना, चारों नाम मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आ जाता हूँ अगले ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा। ये थी यूक्रेन यात्रा। पहले मोदी साहब गए रशिया के बाद में आपको पता है वहाँ से गले मिले और सब बातें सब हुई। इसके बाद में आप देखते हैं एक टेंशन लगातार क्रिएट है ही दोनों के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में। पूरी दुनिया भी अपने अपने मत के आधार से बटी हुई है, लेकिन इंडिया का थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग है। और उसका कारण है कि हम अभी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं रशिया के, और उसको चलाने के लिए हमें उनकी हो सकता है 20-30 साल अभी और मदद पड़े, ठीक। तो इसलिए हम सीधे लड़ाई मोल नहीं ले सकते या एक तरफ नहीं हम झुक सकते हैं। दूसरी बात है हम एक यूनिलैटरल वर्ल्ड नहीं चाहते हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ, भारत की एक पॉलिसी रही है कि दुनिया ध्रुवों में मत बटी हो, अलग अलग मत हो, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है वो अपनी नीतियां खुद तय करे, ठीक। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत बेहतर फैसला है, ठीक है। खैर, अब यूक्रेन की बात हो रही। यूक्रेन के पहले हुआ ये था जब मोदी जी गए हैं वहाँ, तो उससे पहले गए हैं पोलैंड, ठीक। अब पोलैंड भी आपको यूक्रेन के बगल में बिल्कुल लगा हुआ मिल जाएगा। पोलैंड में भी एक अलग टेंशन है। पोलैंड की बात यह है क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क साहब, उन्होंने एक निमंत्रण दिया। इसके बाद में मोदी जी हैं मोरारजी देसाई के बाद वाले दूसरे 45 वर्षों के बाद जाने वाले दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहुंचे हैं पोलैंड की यात्रा पे। रणनीति देखिए, बहुत दिन बाद ये यात्रा हुई है और रणनीतिक साझेदारी को उन्नत करने के लिए निर्णय लिया गया। और बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे छोटी, मतलब कोई कंक्रीट बात नहीं निकल के आएगी, क्योंकि इतना बड़ा भागीदार अभी पोलैंड हमारे साथ में नहीं है। तो हम लोग केवल रोड मैप तैयार करेंगे कि चर्चा तैयार करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए 2024 से पंचवर्षीय कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे सहमति व्यक्त की गई कि दोनों लोग इस पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। और यहाँ से पोलैंड से ही यूक्रेन मोदी जी वाया ट्रेन गए और रेल फोर्स 1 जिसका नाम था, ठीक है, रखा गया था इस ट्रेन का नाम। चलो, अब इसके बाद में पहुंचते हैं यूक्रेन। तो यूक्रेन की यात्रा महत्वपूर्ण है। इसमें अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण की बात करूं तो एक तो बात यह है कि दोनों तरफ की टेंशन जो है उसको मैनेज करना है। इंडिया को अपना एक दुनिया के सामने एक पक्ष भी रखना है। पक्ष रखने के साथ साथ में जो त्रासदी कुछ हुई है वहाँ पे, बच्चों की डेथ हुई है वहाँ पे, या जो भयंकर रूप से जैसे बमबारी की गई, मिसाइल दागे गए, उनसे भी कुछ दिक्कतें वहाँ पे हुई हैं। तो इंडिया दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। उसमें आप देखेंगे, अभी मैंने जब आपको पिछला लेक्चर शायद पढ़ाया था, या आई थिंक पिछला तो नहीं, लेकिन 3-4-5 लेक्चर पहले ही मैंने इसकी बात की थी आपके सामने, भीष्म की, ठीक है। भीष्म की मैंने बात की थी। अब ये भीष्म था क्या? भीष्म एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसको लॉन्च किया गया था आगरा एयरबेस के आसपास लॉन्च किया था। तो और इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च किया था आपकी एयरफोर्स ने, ठीक है। अब इसी को ही भारत ने एज ए गिफ्ट दिया है, किसको? यूक्रेन को। किसको दिया? यूक्रेन को। अब इतनी बात आप याद रखेंगे क्यों महत्वपूर्ण है। एक तो भीष्म अपने आप में महत्वपूर्ण है, दूसरी बात क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसी वहाँ पे जगह हैं जहाँ पे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ये भीष्म ऐसा है कि इसको आप हवाई जहाज पे तैनात करिए, मतलब लाद लीजिए, और जहाँ चाहिए वहाँ पे आप छोड़ के इसको चले आएंगे, राइट। तो
बहुत आसान हो जाता है। वहाँ पे लगभग एक भीष्म जो होता है वो 120 लोगों का वहाँ पे उपचार कर सकता है। बहुत गैस सिलेंडर है और क्रिटिकल केयर तक की, इसमें जिसको आईसीयू आप बोलते हैं, क्रिटिकल केयर तक को उसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, आप बात में समझ में आई। तो ये एक पोर्टेबल अस्पताल है, इसकी ही चर्चा 3-4 पीछे पॉइंट में यहाँ पे देखिए लिखी गई है। तो अब हाँ, एक बात है, भीष्म का फुल फॉर्म आप याद रख लेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पे, जो लिखा है हिंदी में लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिए। लिखा है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर हेल्थ एंड, क्या लिखा है इसमें, कुछ ऐसा तो होता, भारत स्वास्थ्य पहल, हाँ, सहयोग, हिता एंड मैत्री, राइट। हित लिखा है, वैसे इंग्लिश में इसको हित एंड मैत्री या हिता एंड मैत्री। ठीक है, तो ये है भीष्म, इसका नाम आप याद रखना है। ठीक है, पोर्टेबल अस्पताल है, बस इसकी बात याद रखेंगे। और 92 में हम लोगों के बीच में एक बायलैटरल राजनयिक जो संबंध थे वो एस्टेब्लिश हुए थे। ठीक है, ओके। अगली है पोलैंड यात्रा, इसको मैंने कवर कर दिया। फिर है 19वां जो इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ। बस ये याद रख लेना, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना। 19वां जो है इंडिया और अफ्रीका के बीच में बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ है। ठीक, दूसरी चीज़ है, अब ये जो हुआ है 19वें भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा, मतलब जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने 19वें भारतीय उद्योग परिसंघ जो CCI है, ठीक है, और भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के सत्र का उद्घाटन किया है। और इसमें ये सब ऐसी बातें हैं, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। बस हाँ, इतनी चीज़ अगर आपको देखनी है तो नई दिल्ली में ये हुआ है, 3 दिवसीय था कॉन्क्लेव, और एक भविष्य का निर्माण इसकी थीम थी। तो बस इसमें इतना ही देखना है, और मतलब इसमें और ज़्यादा वो सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको देखना हो, एक बार पढ़ना हो, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। याद रखें ना, 19वां था। 18वें की जैसे यहाँ पे बात की गई, अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव जून 2023 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 2005 में साझेदारी अफ्रीका कॉन्क्लेव की इसकी शुरुआत हुई थी, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण है, इसको ज़रा ठीक से देखिएगा। जब मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण है तो मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन प्रीलिम्स में, प्रिलिमिनरी टेस्ट में, जिसको PT आप बोलते हैं, उसमें एक बार पूछा गया है। ठीक है, 2+2 जो वार्ता होती है, इंडिया करता है किसके किसके साथ में। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो आप याद रखेंगे पहले तो क्वाड को आप याद रखेंगे। ठीक, किसको? क्वाड, QUAD, क्वाड। ठीक है, क्वाड 4 देशों का संगठन, उसमें एक आएगा USA, उसको आप याद रखेंगे। उसमें आपको फिर कौन सा लगाता है, उसमें आपको जापान लगा देना है, उसको आप याद रखेंगे। उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया लगा देना है, ठीक है, और इंडिया तो ऑफकोर्स है ही। एक देश को और जोड़िएगा आप, जो है रसिया। ठीक, तो टोटल कितने हो गए? 3 तो ये हो गए और चौथा ये, तो 4 देशों के साथ में 2+2 वार्ता होती है, और मंत्री स्तरीय वार्ता है। जो मंत्री स्तरीय वार्ता का मतलब ये है कि इसमें 2 मिनिस्टर होते हैं। 2+2 का मतलब एक तरफ से 2, दूसरी तरफ से 2। एक तरफ से 2 होंगे, वो कौन से होंगे? एक डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, और फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, दूसरी तरफ से भी डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर होंगे, दोनों बैठ के बात करेंगे। तो इस बार ये वार्ता जो हो रही है जापान के साथ में हो रही है, और जापान के साथ में जब बात है डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर की, तो आपको पता है सुब्रमण्यम जयशंकर और कौन रहेगा? राजनाथ सिंह। ठीक है, तो ये फॉरेन मिनिस्टर और ये डिफेंस मिनिस्टर, और उधर के जो हैं विदेश मंत्रियों के मंत्री हैं कामिकावा योको, और जापान के रक्षा मंत्रालय के कौन है ये? किहारा मिनोरू। एक बार को ये नाम जरूर देख लेना, क्योंकि ये मुझे याद आ रहा है, जब मैं पेपर देख रहा था तो जो प्रश्न पूछा गया था, आई थिंक 2-3-4 साल पहले, मुझे आइडिया है नहीं कब पूछा गया था, बस जो USA के साथ में जब 2+2 इंडिया की हुई थी, तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आया था कि जो डिफेंस मिनिस्टर थे वहाँ के, हालांकि वहाँ पे मिनिस्टर वैसे नहीं बोला जाता, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे बोल दिया जाता है ना, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बोल दिया जाता है वहाँ पे USA के अंडर। तो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ आपके फॉरेन अफेयर्स, इन दोनों का नाम पूछ लिया गया था। तो ये नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, नाम जरूर देख लेना। जो डिफेंस की बात हो रही, उनका नाम है किहारा मिनोरू। ठीक है, और जो फॉरेन मिनिस्ट्री की बात हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर की जो बात हो रही है, कामिकावा योको। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी आप एक बार को देख लेना। ठीक है, अब देखिए, जब कभी भी बात होगी ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंडिया की, और आपकी जापान के साथ में, तो वहाँ पे इंडो पैसिफिक आना बहुत स्वाभाविक है। दक्षिणी चीन सागर आना बहुत स्वाभाविक है। क्षेत्रीय सुरक्षा आना बहुत स्वाभाविक है। ये ऐसे मुद्दे हैं कि इनको तो आप किसी भी, जैसे आपसे मान लीजिए मेंस में अगर कहीं पर कुछ ऐसा पूछ दिया जाए, तो जब कभी भी कुछ भी लिखे, तो आप आंख बंद करके ये मुद्दे तो आंख बंद करके लिख सकते हैं, और ये हर बैठक में होते ही होते हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता है, तो एक बार आप अगर लिखेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यही सब बातें हैं इसमें, यही सब बातें हुई हैं। एशिया पैसिफिक की यहाँ पे बात हुई है, खुले, और इन सब की चीज़ें बात हुई है, बस और उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जो चीज़ मैं बता रहा था वो देखिए यहाँ लिखा है, 2+2 पर जो वार्ता होती है USA के साथ में होती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में और रसिया के साथ में। ठीक है, और जापान के साथ में तो ऑफ कोर्स हो ही रही है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है नेपाल भारत को 251 मेगावाट जल विद्युत का क्या करेगा, मतलब निर्यात करेगा। अब निर्यात कैसे करेगा, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग इसलिए है, देखिए
इंडिया जो है आपको पता है कि पहाड़ी राज्य है, मतलब पहाड़ी देश है, भारत से लगा हुआ आपका नेपाल, और नेपाल से बहुत सारे आपके मतलब यूपी के भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, उत्तराखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। तो जब आप देखें बिहार के भी टच करते हैं, तो आप जब देखेंगे कि वहाँ से जो नदियाँ आती हैं तो वो कई बार भारत में बाढ़ लेके आएंगे। जैसे अभी 2-3 दिन आज भी न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है कि कोसी नदी जो है जो बिहार में बाढ़ लेके आती है भयंकर रूप से। तो इन सब के लिए इंडिया ने एक प्लान बनाया, और प्लान बेसिक था, 2-3 चीज़ें मैनेज करनी थी। एक तो भारत में जो बाढ़ आती है उसको डैम बना के थोड़ा सा रोका जाए, थोड़ी उसमें समस्या जो है और डाइवर्जन मिल जाए या किसी तरीके से उसको मैनेज किया जा सके, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स नेपाल उस पर ध्यान देगा नहीं, नेपाल बोलेगा पानी मेरे यहाँ से जा रहा है तो जाएगा, ठीक है। एक तो बात ही है। दूसरी चीज़ है कि नेपाल के साथ में आप अपने संबंध और कैसे अच्छे करेंगे, क्योंकि आपको पता है जहाँ जहाँ इंडिया घुसता है उससे पहले चाइना घुस जाता है बिलियंस ऑफ डॉलर लेके, ठीक है। तो कहीं पे लाइन ऑफ क्रेडिट दे देगा, कहीं पे बहुत सारा पैसा दे देगा, कहीं पे ब्याज पे पैसा देगा, तो ऐसी सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इंडिया को ये भी डर है कि मैनेज करना है कि कैसे मैनेज होगा, तो इसको एक डैम बनाते हैं, चलिए वहाँ पे मल्टीपल डैम्स बनाते हैं, मल्टीपल रिवर्स के ऊपर। अब जब डैम बनेंगे तो एक फ़ायदा इंडिया को ये फ़ायदा हो जाएगा कि पानी जो है उसको मैनेज कर पाएगा इंडिया। दूसरी बात है हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट हैं वो वहाँ पे लगाएगा, और वही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया वहाँ पे लगाएगा, उन्हीं के साथ में डेवलप करेगा, फिर उन्हीं से बिजली खरीद लेगा, ठीक। तो इससे हमारे क्या होंगे, बड़े अच्छे टर्म्स हो जाएंगे, ठीक। अभी जैसे राइटर्स ने शायद जनवरी या थिंक में ऐसे कुछ हुआ था कि इंडिया का जो टारगेट है वो टोटल टारगेट अगर आप देखेंगे वो 10,000 मेगावाट एनर्जी बिजली जो नेपाल में बनाएगा और नेपाल से लेगा, इंडिया खरीदेगा, ठीक है। तो एक तो नेपाल की डिपेंडेंसी बढ़ेगी इंडिया के ऊपर, तो बार बार जो छिटक के इधर उधर भागता है वो भागना बंद करेगा, ठीक है। ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं, तो ऐसे ही रिश्ते मैनेज किए जाते हैं। तो सीन आप देखिए, तो भारत और नेपाल जो है इंडिया का ऐसा मानना है कि 10,000 मेगावाट जो है बिजली लेगा, और इसमें बहुत सारे हाइड्रो मतलब पावर प्रोजेक्ट हैं। जैसे SR6 आपने शायद नाम सुना क्या होगा, ये मैंने बताया होगा बिल्कुल कहीं ना कहीं पे। जैसे वेस्ट सीती, हाँ वेस्ट, जैसे एक वेस्ट सीती रिवर और सीती रिवर 2022 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था, ये वाला भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नदियों पे हैं, जैसे महाकाली नदी है, करनाली भी वहीं से आती है, एक और है वहाँ पे अरुण 3 चलाई जा रही है, ठीक। तो ये सब इंडिया द्वारा बनाई गई हैं। टोटल बात है भारत 251 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। कौन निर्यात करेगा? भारत को निर्यात करेगा नेपाल, ठीक है। टोटल ये है, और टोटल अभी जो बढ़ के हो गई है 941 मेगावाट क्षमता विकसित हो गई है, जो लेने का बिल है, ले रही है, ठीक है। और क्या है इसमें, यही सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए, बाकी सब चीज़ें मैंने बेसिकली आपको चीज़ें बता दी हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊँ। चलो, अब है एक नाम जिसको आपको याद रखना है, और याद रखने वाली ज़रूरी चीज़ है। जब कभी महिला आ जाए, मैं तो कहता हूँ आपसे, महिला आ जाए या मार्जिनलाइज जो ऐसे लोग हैं वो सब आ जाएं, तो फिर उन चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें एक आप नाम याद रखेंगे, पैंतो गतार्न शिनावात्रा, ठीक। थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं। और ये कैसे बनी हैं, तो आप जब इनको देखेंगे तो इनके जो पिताजी थे वो थे वहाँ के प्रधानमंत्री। थोड़ा सा उनके आरोप लगा कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और सब चीज़ें हैं, तो इसके लिए उनको देना पड़ा, मतलब वहाँ की अदालत ने कह दिया कि आप हटिए। इसके बाद वो हटे, और उनकी सबसे छोटी बेटी हैं पैंतो गतार्न, अब मुझे गरतान ही हमेशा याद आएगा, पैंतो गतार्न शिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। मोटी सी खबर ये है, और इस नाम को आप याद रखेंगे, इसके साथ में थाईलैंड जरूर लगा लेंगे, ठीक है। थाईलैंड मतलब बैंकॉक, ठीक है, ओके। तो ये हुआ। तो यही सब बातें लिखी हैं। गंभीर नैतिक मतलब उल्लंघन के लिए संवैधानिक न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी पाया गया था रिश्वतखोरी में किसी एक कारण में। खैर, अब आ जाता हूँ मैं इस वाले पॉइंट पे। कहाँ गया ये? औद्योगिक दक्षता केंद्र का शुभारंभ। अब ये औद्योगिक दक्षता केंद्र है क्या? तो शुभारंभ ये हुआ है 16 अगस्त के आसपास, और यूएई ने, देखिए यूएई ने लिखा, यूएई संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है यहाँ पे। कौन है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से औद्योगिक दक्षता केंद्र के शुभारंभ पर अपने ब्रिक्स समकक्षों के साथ भाग लिया, ठीक। अब नया आया है यूएई, किस में आया है? ब्रिक्स में। अब ब्रिक्स थोड़ा सा तो दिल दिखाएगा बड़ा, तो वही दिल बड़ा दिखाने की कोशिश ये कर रहा है, ठीक। क्योंकि अभी आपको पता है इस बार ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो प्रेसिडेंसी इस समय रशिया के पास में, और रशिया के साथ आई थिंक इस बार ब्राज़ील के पास जाएगी, ऐसे कुछ है, समझे। तो इस बार रशिया के पास में है। तो यूएई अभी आपको पता है 4-5 नए आ गए हैं, उनके नाम आप रट लेना कौन कौन से, मैंने कई बार उनको बताए हैं, ठीक है। उसमें से अर्जेंटीना निकल के भाग गया था, क्योंकि पागल हो गया था वो, मतलब
थोड़ा यूएसए का उसके ऊपर प्रेशर आ गया था, ठीक है, तो वो अपनी बात से पलट गया। ठीक है, ये सारी बातें हैं कि इसमें तो ये कौन सा था, एक बात को याद रख लेना, हाँ, जिसमें ये जो है जो ये हो रहा है उसमें ब्रिक्स के उसके साथ में इसमें भाग लिया, और ये आप याद करेंगे अध्यक्षता में 8वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में यह घोषणा की गई, ठीक, ये घोषणा हुई। अच्छा, 9वीं जो ब्रिक्स की मंत्रियों की जो बैठक है 25 में होगी, कहाँ होगी, ब्राज़ील द्वारा आयोजित की जाएगी, ठीक है, एक सेकंड, ब्राज़ील द्वारा आयोजित की जाएगी, ठीक। अब यूएई थोड़ा सा महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए भी, क्यों महत्वपूर्ण है, उसका रीज़न है, अभी आपने देखा है कि एक मंदिर BAPS बाप्स मंदिर जो था उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया जाके वहाँ पे अबू धाबी में। UPI और आनी, ठीक है, आनी वहाँ का पेमेंट सिस्टम है, उसके बीच मध्य भी समझौता हुआ। जैसे भारत का रुपए है, ठीक, और वहाँ का जवान है, जवान का मतलब जयवान है, JAYWAN, जयवान है, उसके मध्य समझौता हुआ था, ठीक। अच्छा, FDI के अंदर अगर UAE को देखोगे तो UAE के अंदर FDI टॉप 5 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, आपको देखेंगे। बहुत सारे और व्यापार भी हम लोग करते हैं LNG PNG और इन सब चीज़ों के साथ में, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर ब्रिक्स की यहाँ पे बात देखिए, जैसे दुनिया की GDP का 35% इसमें ब्रिक्स के पास है, 2040 तक 45% होने की संभावना है। ये वाला डेटा याद रख लेना, कई जगह पे आपके काम आएगा, ठीक है, मेंस में भी लिखने का काम आएगा और कई जगह हो सकता है, ठीक है। चलो, क्रोएशिया द्वारा अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की गई। अब ये सब कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि रशिया जो है थोड़ा सा एग्रेसिव है, और एग्रेसिव है अपने नेबर्स के साथ में। तो अभी आप यूक्रेन के साथ में जो देख रहे हैं, फिनलैंड भी डरा हुआ था, दौड़ के पहुंच गया था वहाँ पे नाटो वाले समूह में। और इसके बाद में आपने देखा कि जो और भी आसपास के हैं, जैसे छोटे हैं, जैसे इसमें क्रोएशिया भी है। क्रोएशिया आपको कहाँ मिलेगा, आप जब इटली देखेंगे, इटली, ठीक है, तो इटली देखेंगे, इटली के ऐसे यहाँ पे महासागर है, कौन सा महासागर है उसका नाम बताइए, यहाँ पे पेरिनियन है, और यहाँ पे कौन सा है उसका नाम बताइए, और यहीं पे क्रोएशिया लगा हुआ है, ठीक। तो ये जो क्रोएशिया है, इसने कहा हम लोग मतलब इससे डरे हुए हैं, मतलब अब सब लोग जो हैं वो सब लोग अब क्या करेंगे, देश सेवा में मतलब अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा आपको करनी पड़ेगी, ठीक। अब बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को दिखाता है, मतलब इन सब चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता नहीं कि 2008 में इसको निलंबित कर दिया गया था सैन्य सेवा की वापसी को। इतनी हिस्ट्री जान के फिल्म्स में आना नहीं है, और समझने के लिए ठीक है, मतलब अगर आपकी दिली इच्छा है तो ठीक है, आप पढ़िए। पिछले साल जैसे क्या हुआ था ये देख लीजिए, लातविया ने यूक्रेन पर रूस के हमले के आक्रमण के खतरे के बाद सैन्य सेवा को फिर से शुरू किया गया था, ठीक है। तो लातविया आपको पता है कहाँ पे है, ठीक, 1 2 3 पढ़ते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिर यहाँ पे 3 है, ठीक, उनको रखिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। भारत उज्बेकिस्तान के बाद MOU हस्ताक्षर हुआ है। MOU का बेस क्या है तो ये कैग के ऊपर है। कैग वही जो आर्टिकल 148 के अंदर आपको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, ठीक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और उज्बेकिस्तान गणराज्य के चैम्बर्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में, राजधानी है यहाँ की ताशकंद, के मध्य एक समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किए गए, ठीक। अब ये सिग्नेचर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे है, कई सारी चीज़ों पे है, छोटी चीज़ों पे होगा। जब अगर ये लोग बैठे हुए हैं, आपके कैग बैठे हुए हैं, वहाँ का भी कैग के ही इक्विवेलेंट कोई है जिसको बोलते हैं ये आपका चैम्बर्स ऑफ अकाउंट्स, वो बैठा हुआ है, तो सब उसी से आसपास की चीज़ें होंगी, ठीक है। जैसे परीक्षा पेशेवरों के बीच में ज्ञान साझा करने के लिए मंच स्थापित करता है, जिसमें लेखा परीक्षा मतलब ऑडिट, मैं इंग्लिश में बोलूँ तो ऑडिट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लेखा परीक्षा, कई बार हिंदी इतनी खतरनाक हो जाती है तो समझ में नहीं आती है, खासकर उस वाले पोर्शन में जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हुई हैं। और उज्बेकिस्तान की आप लोकेशन जरूर देख के जाना, क्योंकि पिछली बार हर बार मैं बताता हूँ कि ये वाली जो लोकेशन है इसको जरूर देख लेना, ठीक है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जो अफगानिस्तान है वो किससे सीमा साझा नहीं करता, उसमें आपको ऑप्शन दे दिए ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और उसमें उज्बेकिस्तान, एक चीज़ आप याद रख लेना, उज्बेकिस्तान सीमा साझा करता है किससे, अफगानिस्तान से। बहुत छोटी सी बाउंड्री लगती है, इसलिए लोग मैप देखते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। और याद रखना, अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान से भी सीमा साझा करता है और ताजिकिस्तान से भी सीमा साझा करता है। अच्छा, एक चीज़ और है मुझे याद है कि जब आप उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान के वेस्टर्न साइड में जब आप चलेंगे तो वहाँ पर आप देखते हैं ना एक कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी आप देखते हैं। तो कैस्पियन सी के आसपास के जितने बाउंड्री कंट्रीज हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। याद रख लेना इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है। एक आप टर्म याद रख लेना, तारीख का मतलब ताजिकिस्तान, एक T फॉर ताजिकिस्तान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर
आर फॉर रशिया, रशिया आ जाएगा, और आई फॉर ईरान आएगा, ईरान आएगा, इराक मत कर देना, ठीक है, ईरान आएगा, ठीक, और के फॉर काजकिस्तान, काजकिस्तान, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, उज्बेकिस्तान से एक चीज़ और याद आ गई, उज्बेकिस्तान, और अब जब ऊपर जब थोड़ा सा और पार्ट देखेंगे काजकिस्तान का, तो उनके बीच में जैसे ऊपर काजकिस्तान, नीचे उज्बेकिस्तान, और बीच में आपको अरल सागर देखने को मिलता है, अरल सी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछ दिया जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बन जाते हैं, अब याद आ जाते हैं तो थोड़ा सा, ठीक है। तो तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। आगे बढ़ूँ। 6वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता। देखिए, एक चीज़, इन सब चीज़ों में जब भी आप पढ़ेंगे तो दुनिया की गणित मत लगाइए, ऐसे याद रखिए। 6वीं है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में है समुद्री सुरक्षा वार्ता। अब समुद्री सुरक्षा वार्ता अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा अगर उसको फॉलो करते हैं आप इंटरनेशनल अफेयर्स को, तो आपको पता है क्वाड में इंडिया के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे मिशन हैं उसमें भी इंडिया के साथ में जुड़ा हुआ है। तो मतलब किसी समय अच्छा एलाई नहीं ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था, इस समय थोड़ा ठीक ठाक अच्छा एलाई है, ठीक। तो सब कौन सी है, 6ठी है, ये याद रख लेना। कहाँ पे हुई है, कैनबरा में हुई है, कैनबरा में। नेक्स्ट कहाँ होगी, नेक्स्ट आई थिंक नई दिल्ली में होगी, ठीक है, ठीक। किस मुद्दे पे हुई, दोनों देशों ने समावेशी विकास, वैश्विक कल्याण के लिए अनुकूल सुरक्षित समुद्री वातावरण को बनाने के लिए विचार किया, जिसमें समुद्री सुरक्षा है, समुद्री डोमेन की जागरूकता है। ये सब चीज़ें कहाँ आप रट पाएंगे, ये बहुत अजीब है, आपदा प्रबंधन है, और रटने की आवश्यकता भी नहीं है, बेसिक समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। और क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा, ये सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें सब कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक। अच्छा, बस एक चीज़ याद रखिए, 7वीं जो होगी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता, समुद्री सुरक्षा वार्ता, समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, ठीक। ये थी 6ठी, इस चीज़ पे याद रख लेना, ठीक। अच्छा, ये एक पॉइंट जरा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों देख लो कि इंडो पैसिफिक महासागर पहल पर IPOI के समुद्री पारिस्थितिकी स्तंभ, फालतू चीज़ें हैं, मत चक्कर में पड़िए, आगे बढ़ जाइए। भारतीय विदेश मंत्री की मालदीव की आधिकारिक यात्रा। अब देखिए क्या दिलचस्प नज़ारा है, कुछ महीने पहले तक जब मौजूद साहब ये बने आपके वहाँ के राष्ट्रपति, पता नहीं, एक तो ये एंटी इंडिया थे क्योंकि कैंपेन करते थे तो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में करते थे कि इंडिया ने जो हम लोगों को हेलीकॉप्टर दे रखे हैं सब उनको भगाओ, यहाँ पे इंडियंस ने जो पैसा लगाया है, पैसा कमा रहे हैं, उन सब चीज़ों से भगाओ। यहाँ से हिस्ट्री ये रही है कि मालदीव में जब भी कोई राष्ट्रपति बनता है तो उसकी फर्स्ट विजिट इंडिया के आसपास ही होती है, इंडिया में ही होती है। इस बार थोड़ा सा ये चालाक हो गए, और चालाक होकर ये पहुँच गए कहाँ पे आपके, ये पहुँच गया आपका चाइना, ठीक है। और इसके बाद रशिया भी गए, वहाँ पे भी मिले, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट इनके सारे, जब इनकी गवर्नमेंट बनी तो बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे, और इसी बीच में भारत के जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो छाता वाता लेके चश्मा लगा के पहुँच गए लक्षद्वीप। तो एक पॉलिटिकली डिबेट और वैसी भी डिबेट एक चालू हो गई कि हाँ, हम लोग अपनी इंडिया की चीज़ों को क्यों नहीं प्रमोट करते हैं। लक्षद्वीप पे बहुत बेहतर है, अच्छा हो सकता है, और भी अच्छा हो सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। हालांकि अब इन्होंने, मैं 2-3 दिन पहले की बात कह रहा हूँ, जब ये USA अभी इस समय है, तो उन्होंने एक बाइट दी प्रेस को या कहीं पे ऐसा भाषण दिया, तो उन्होंने ये बोला कि वहाँ पे कि नहीं इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल बहुत अच्छे हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा पड़ोसी है, हम लोगों को बैलेंस करके चलना है, हम लोग एक तरफ झुके हुए नहीं हैं। लेकिन अब वही बात है कि एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के साथ में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट नहीं किया, आधिकारिक तौर पर रिएक्ट नहीं किया, आधिकारिक तौर पर। वैसे भारत की जनता तो आप जानते ही हैं, मेलोनी जी जब एक फ़ोटो डाल देती हैं तो उस पर लाखों कमेंट इंडियंस के केवल इसी नाम पे आ जाते हैं कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी, राइट। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे इंडिया ने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। तो ये थी विदेश मंत्री की, भारत के विदेश मंत्री की मालदीव की आधिकारिक यात्रा, जिसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम 9 से लेकर 11 अगस्त के बीच में मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर थे, और ये उनकी दूसरी यात्रा है मालदीव की, ठीक है। अब ये नहीं जरूरी है कि दूसरी यात्रा है। अच्छा, अब बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये दरअसल जो यात्रा है ये बहुत कुछ वैसी यात्रा नहीं है, बस मोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि इंडिया और इसके बीच में ताल्लुकात जो बीच में ख़राब हुए वो थोड़े से बेहतर होने की कोशिश हो जाए, ठीक है। उन्होंने भारत के अतिरिक्त 1000 मालदीव के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण मालदीव में UPI की शुरुआत और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे। ऐसे UPI की शुरुआत मालदीव में हो जाए, वहाँ के हर जो 1000 ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इंडिया थोड़ा सिखा दें, ठीक है। हम अपने वालों को सिखा नहीं पा रहे हैं ठीक से, वो कहीं पे किसी के बेड के नीचे 400 करोड़ पकड़ा जाता है, तो किसी के कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे जो अच्छा पास हो जाते हैं, एथिक्स का पेपर बड़ा अच्छा लिखते हैं, ये मॉरलिटी ये होनी चाहिए, इंटीग्रिटी ये होनी चाहिए, है ना, तो वो सब बड़ा अच्छा लिखते हैं। खैर वो उसके बाद में उसका मोरल सब खत्म हो जाता है। खैर हाँ, तो पॉल कगामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने। अब इसमें बात ये नहीं है कि चौथी बार बने,
बात ये नहीं है कि रवांडा से बने, महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इनका विनिंग परसेंट देखें यहाँ पे, ठीक है, 99.18%, ये इतने परसेंट वोट इनको मिले हैं, राइट। जो इनके अगेंस्ट खड़े थे फ्रैंक हबीनेजा, उनको 0.5% के आसपास वोट मिले। मतलब डिफरेंस आप देख रहे हैं, 99% का तो डिफरेंस है आपस में, मतलब अबाउट लगभग। मैं अगर स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे बात करूं, प्रिसाइजली मैं बात करूं, तो 98 पॉइंट समथिंग 90% के आसपास ये हो सकता है, 85 के आसपास ये नंबर जाएगा। 85 नहीं, 75 कर दो यार, फिर भी ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, इतना बड़ा विनिंग परसेंट है आप देखिए। तो इसलिए ये नाम यार रट लेना इसको, ठीक है, पॉल कागामे। दूसरी बात है चौथी बार बने हैं। तीसरी बात है रवांडा के हैं, ठीक, और बने हैं राष्ट्रपति। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री अगर ऑप्शन में आ जाएगा, मान लीजिए ये लिख के आ जाए तो आप प्रधानमंत्री ऑप्शन में लिखा हो, कंफ्यूज हो जाए, हाँ बने तो हैं, क्या बने, कई बार यही नहीं पता होता, ये नाम तो रटा हुआ है, ये नहीं पता बने क्या है, तो ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। फिर अगली वाली है, हाँ, रवांडा की जैसे बात हो रही है, रवांडा एक स्थलरुद्ध देश है, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री है, राइट, ठीक है। विश्व का 5वां सबसे घनी आबादी वाला देश है। रेजर पे फोर्ब्स क्लाउड 100 की सूची में शामिल हो गया। रेजर पे आप जानते हैं, अब ये है क्या रेजर पे, तो एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है, भारतीय पेमेंट गेटवे है। अब पेमेंट गेटवे क्या होता है, मान लीजिए एक चीज़ इधर है और एक चीज़ इधर है, और यहाँ से इधर किसी को जाना है, तो मतलब ये मान लीजिए नदी बीच में बह रही है और नदी में एक नाव वाला है, तो वो नाव वाला गेटवे होगा एक तरफ से जाने का दूसरी तरफ से, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ से घुस के यहाँ निकलने का, ठीक है। तो ये पेमेंट गेटवे है, पेमेंट करेंगे आप, ये लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि आपने अगर कहीं पैसा भेजा है तो हाँ मेरे रास्ते भेजेंगे तो ठीक भेजेंगे, जैसे यूपीआई है, ठीक, उसी तरीके से। तो मतलब इंटरफेस वही है, ये रेजर पेन, ये कंपनी अलग है, ठीक, समझ गए आप। तो बस ये है, और इसको शामिल किया गया फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची में शामिल हुई है, ठीक। अच्छा, इसमें इसको स्थान जो मिला है 70वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष ये 49वें स्थान पर थी, ठीक। और ये भारतीय क्लाउड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इनोवेशन और नेतृत्व के लिए वैश्विक स्तर पर क्लाउड और एआई प्रौद्योगिकी क्रांति में कुछ लिखा है, ऐसा प्रभावकारी होने के लिए हमने इसको किया है। मतलब जहाँ पे इनोवेशन है, यहाँ पे मतलब क्लाउड टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हैं बस, और उसमें कुछ भी नहीं है। बस याद रख लेना, रेजर पे फोर्ब्स क्लाउड 100 की सूची में शामिल हुई है, ठीक है। और याद रखना, ये लगातार तीसरी उपस्थिति है रेजर पे की, ठीक है, याद रखना, ठीक। चलो आगे बढ़ता हूँ। फिर है जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई हेतु वीजा ऑन अराइवल सुविधा। भारत ने क्या किया है, हालांकि ये लोग देते हैं या नहीं देते हैं, मुझे नहीं लगता कि देते हैं इंडिया को, ठीक है, वीज़ा पहले लेना पड़ जाता है, कई बार देते होंगे कुछ, जैसे जापान देता है या नहीं देता, आई डोंट नो, ठीक है, बट साउथ कोरिया देता है या नहीं देता मुझे नहीं पता, यूएई आई थिंक देता होगा। अब ये है वीज़ा ऑन अराइवल की स्थिति क्या होती है। मान लीजिए आपको जाना है यूएई, ठीक है, या मान लीजिए आपको जाना है साउथ कोरिया, या मान लीजिए आपको जाना है जापान। अब आप यहाँ से बैठे, ठीक, अगर मान लीजिए या यहाँ से आना है, सॉरी मैं आने की बात कर रहा हूँ, यहाँ से इंडिया आना है। अब ये लोग वहाँ से बैठे बिना इंडिया को बताए, बिना इंडिया से पूछे, केवल इस बात पे पूछें और ये वहाँ से चल दें, और ये सोचें कि जब हम अराइव होंगे इंडिया, जब हम पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल हमको मिल जाएगा। मतलब जब आप पहुँचे, यहाँ पे लैंड किए, तब आपको यहाँ पे हाथ तो हाथ वीज़ा दे दिया गया। वैसे सिस्टम ये होता है, किसी देश में जाने से पहले होता ये है कि जब किसी देश में आप जाएंगे तो वीज़ा आपको पहले लेना पड़ता है, ठीक। तो बहुत सारे कई सारे देशों को ये सुविधा देते हैं, उसमें इंडिया है। इंडिया ने 3 देशों को ये सुविधा दी है, इंडिया को सुविधा मिली नहीं है, इंडिया ने सुविधा दी है। जापान उसमें शामिल है, दक्षिण कोरिया शामिल है, और यूएई से हम लोगों के खैर पर्सनल संबंध बड़े अच्छे हो गए। दक्षिण कोरिया और जापान और यूएई, मतलब एक अगर मैं आज की गुटबाजी की अगर मैं बात करूं तो यूएसए ग्रुप के अंडर ही ये सारे तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको, इन सबको क्या वीज़ा ऑन अराइवल दिया है, और वीज़ा ऑन अराइवल इनको किन किन जगह पे मिल पाएगा, तो मुंबई जैसे है, बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कोलकाता, 6 हवाई अड्डों पर मिलेगा, ठीक। और इनके लिए डबल एंट्री के साथ में 60 दिनों तक ठहरने की उपस्थिति है, ठीक। अगर 60 दिन से ज़्यादा चाहिए तो वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा आपको, फिर वैसे मिलेगा आपको, मतलब उसके लिए प्रॉपर आपको एप्लीकेशन देनी होगी, ठीक है। चले आए, और ये सब चीज़ें हैं। फिर जैसे ई वीज़ा की सुविधा अलग चीज़ होती है, ये सब चीज़ें जानने की आवश्यकता नहीं, मोटी चीज़ 3 नाम ये याद रखेंगे, वीज़ा ऑन अराइवल इंडिया ने दे दिया है, ठीक, 60 दिनों के लिए। आगे बढ़ जाइए। शेख हसीना का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा हो गया, बड़ी अच्छी बात है। इस्तीफा हो गया है तो वहाँ पर सरकार किसकी है आपको पता है, ठीक। अभी एक इंटरिम सरकार काम कर रही है, आगे कैसे काम करेंगे नहीं पता। इस समय शायद इंडिया के अंदर ही हैं शेख हसीना। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरी थी, वहाँ से नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो स्थित इंडियन के साथ में बड़ा दुर्व्यवहार भी वहाँ पे हुआ, ये भी बड़ा दुखद रहा। और इंडिया का एक पड़ोसी है, तो हम लोगों की तो यही एक कहना होना चाहिए कि
मतलब जो हम लोग इंडियन हैं, हमारे पड़ोसी जो हैं वो जितने बेहतर रहेंगे, जितने स्टेबल रहेंगे उतना बेहतर होगा। लेकिन एक एंटी इंडिया भयंकर लहर चली, कहाँ चली? बांग्लादेश के अंदर। अब क्योंकि ये जग जाहिर था पूरा कि बांग्लादेश को खड़ा करने में इंडिया का हाथ है, और खासकर शेख हसीना मतलब प्रो इंडियन है, ये एक तरफ से इंडिया की तरफ से पूरी तरीके से झुकी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इस पर सब बात हुई थी। खैर, तो ये सब, इस पर कोई बात नहीं है, ये तो सब आपको चीज़ें पता ही होंगी, इस पर कोटे के ऊपर ये सब चीज़ें हुई थी। खैर, अब आ जाते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें मैं बता चुका हूँ। जरा भारत के, जैसे बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं ये, इनके पिता माता जी और इनका सबका भाई बहनों का कत्ल हो गया था, बहन के साथ में ये बच गई थी, समझ रहे हैं, क्योंकि ये वहाँ पे थी नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे, ओके। हाँ, फिर चीन ने अपना पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। क्यों किया? ये पहला नेटवर्क लॉन्च किया है, मतलब उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? ब्रॉडबैंड के लिए। जैसे अभी मैं आपको बाय एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ, तो जब रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ, तो यूक्रेन में इंटरनेट बिल्कुल गिर गया, ख़त्म हो गया इंटरनेट। तो वहाँ पे तो एक पेशकश की उसने, एलन मस्क ने, और जेलेंस्की से बोला कि अगर आप चाहो तो मैं आपको, इंटरनेट आपका गिर गया तो मैं आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा देता हूँ। अब देखिए कितनी बड़ी क्षमता है एलन मस्क के पास में। आप सबको पता है स्पेस एक्स उसकी एक कंपनी है, ठीक है। स्पेस एक्स बहुत बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के तौर पे बहुत बड़ी कंपनी है। अभी आपने देखा है इंडिया तक ने वहाँ से अपने सैटेलाइट लॉन्च कराए, क्योंकि ये रियूजेबल कैपेसिटी रखते हैं। इंडिया के पास में हैवी पेलोड की रियूजेबल कैपेसिटी अभी है नहीं, ये लोग स्पेस एक्स वाले रखते हैं, ठीक। तो अब इनके पास में इन्होंने जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है LEO, ठीक है, LEO MEO ये सब अर्थ ऑर्बिट होती हैं, ठीक। यहाँ पे LEO में इसने 5500 ब्रॉडबैंड के लिए अपने जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च कर रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कभी भी वायर्ड कनेक्शन टूटते हैं तो ये इसके पास में क्षमता है कि ये आराम से चाहे तो आराम से दुनिया के किसी भी कोने में अपना नेटवर्क दे सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट क्या हो सकता है, उससे पैसे ले, हो सकता है ना दे। इस वाले यूक्रेन वाले प्रकरण में इसने पैसे लेने को मना किया था, ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम कुछ अपनाने की कोशिश कर रहा है चाइना, ठीक। अब चाइना स्टारलिंक, जो स्पेस एक्स का जो ये नेटवर्क है उसका नाम याद रखना, ये स्टारलिंक नेटवर्क है, इसको बोलते हैं स्टारलिंक, ठीक है। क्या बोलेंगे? स्टारलिंक नेटवर्क, ठीक। अब तो इसी के लिए ये लॉन्च किया है किसने? पहले कितने 18 उपग्रह लॉन्च किए हैं, और ये सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना का एक रॉकेट है, और वही रॉकेट जो सब जगह ये लोग भेज देते हैं, लॉन्ग मार्च 6। जैसे इसी से भेजा गया था चांग E6, जो अभी चंद्रमा से होकर नमूने लेके वापस आ गया है वापस, ठीक है। तो आप समझ गए कहानी, आप समझ गए। बस आगे बढ़ता हूँ। अब है इंडिया मॉरिशस व्यापार सम्मेलन हुआ है 2024 के अंदर। इसमें क्या आप जानेंगे, क्या मैं बताऊँ इसमें? बस इंडिया और मॉरिशस, भारत का पड़ोसी है मॉरिशस, ठीक। सुदूर पड़ोसी है, बिल्कुल पड़ोसी नहीं है, सुदूर पड़ोसी है, ठीक। तो ये है भारत आर्थिक व्यापार संगठन है, भारत अफ्रीका व्यापार परिषद, ठीक। इंडिया भारत अफ्रीका व्यापार परिषद के साथ मिलकर पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस व्यापार सम्मेलन 2024 का आयोजन किया, और उसमें मॉरिशस के व्यापारिक समुदाय ने भाग लिया। ये याद कर लेना बस, ये मोटी मोटी चीज़ें। जैसे पोर्ट लुइस में हुआ, किसने किया? तो भारत आर्थिक व्यापार संगठन ने, ठीक, भारत अफ्रीका व्यापार परिषद के साथ मिलकर। बात समझ में आ गई? ठीक है। आदर्श वाक्य का कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। और अगर जानना चाहें तो थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें जान सकते हैं, ठीक है। कोयम्बटूर स्थित नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ग्लोबल एजुकेशन आउटरीच में इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण मुझे नज़र आ रही हो, एटलीस्ट ऐसी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं एक बार को ऐसे करता हूँ इसको, एक बार ऐसे किया, पॉज करिए, फिर एक बार ऐसे किया, पॉज करिए, अब आगे बढ़ जाइए, ठीक है। फिर है संघीय गणतंत्र, हाँ ओके, संघीय गणतंत्र जर्मनी संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल, ठीक। अब संघीय गणतंत्र जर्मनी है संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल, इसका मतलब क्या हुआ? संघीय गणतंत्र जर्मनी FRG आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया में सियोल जो है, सियोल के दक्षिण में प्योंगटेक में संयुक्त राज्य अमेरिका USA के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र कमान UNC में शामिल हो गया है। तो ये याद कर लेना, FRG कहाँ गया है? UNC में, ठीक। और ऐसा ये 18वां देश बन गया है, ठीक। कौन बना है? जर्मनी, ठीक। कहाँ पे ये हुआ? ये कहाँ पे हुआ है? दक्षिण कोरिया में, ठीक। जो उत्तर कोरिया के साथ अपनी भारी किलेबंदी सीमा की, एक मिनट क्या लिखा हुआ है, पुलिसिंग की मदद करेगा, ठीक है, आपको पता है।
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का एक युद्ध हुआ, दोनों देश आपस में बट गए। एक जगह पे यहाँ पे जहाँ पे रुक गया, तो इस लाइन पे उधर हो गया उत्तर कोरिया, इधर हो गया दक्षिण कोरिया। ठीक, युद्ध की स्थिति में दक्षिण की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक, दक्षिण जो आपका जो साउथ कोरिया है उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब जैसे कुछ है, यूएसए अपनी दुनिया में ताकत दिखाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें करता रहता है। जैसे जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया। ठीक है, इनके साथ में बहुत सारे पैक्ट साइन कर रखे हैं, राइट। कुछ कुछ के साथ में उसको न्यूक्लियर अम्ब्रेला तक भी दे रखा है। न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब अगर तुम्हारे ऊपर परमाणु से हमला हो जाता है तो उसके डिफेंस में हम उतर आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। जैसे इसमें कुछ और भी बेसिक चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण हैं। 2013 में इटली के फिर से शामिल होने 2013 में जब इटली शामिल हुआ था, इसके बाद में ये पहला विस्तार है। 53 में यूएनसी सदस्य नहीं था जर्मनी, लेकिन पर युद्ध जो विराम हुआ उसके बाद करने में 54 से लेकर 59 तक दक्षिण कोरिया को चिकित्सीय सहायता प्रदान करता था, और ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर इसके यूएनसी में क्या हुआ, सदस्य देशों ने कोरियाई युद्ध हुआ। ठीक है, 1950 से लेकर 53 तक। आपको पता है, एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ आपका यूएसए बैठा हुआ है। कोरियाई युद्ध में यूएसए के दांत तो खट्टे हो गए थे। ठीक है, यूएसए क्योंकि पागल हो गया था, उसको लगता था कि पूरी दुनिया में ही चला सकता हूँ। कोरिया में आया, वियतनाम में आया लड़ने, तो दिमाग खराब हो गया कि साले ये भी कुछ है। ठीक है, तो जब भी एशिया में जब भी मुझे आई थिंक जब ये लड़ने आया है तब मतलब सक्सेस नहीं हुआ ठीक से, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। हो सकता है कि जो डिफेंस के ज्ञाता हूँ वो अच्छी बेहतर चीज़ है। अफगानिस्तान में बुरी हालत मार खा के गया। ठीक है, तो इतने साल आप रहे अफगानिस्तान में, आपने क्या किया? तालिबान से सत्ता ली, तालिबान को सत्ता दी, बस यही चीज़ें तो की हैं, और क्या हुआ? और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, यूएनसी की स्थापना 1950 में हुई थी, ये चीज़ याद रखना, 1950 में हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ उत्तर कोरिया के आक्रमण को दक्षिण कोरिया के खिलाफ उत्तर कोरिया के आक्रमण को मान्यता दी थी। अच्छा, पसांग लामू शेरपा के नाम पे चंद्रमा के क्रेटर का नाम। अच्छा, एक चीज, चंद्रमा के क्रेटर का नाम रखा गया है पसांग लामू के शेरपा के नाम पे। शेरपा मतलब ये नेपाल की पहली महिला है जो एवरेस्ट के जिन्होंने चढ़ाई चढ़ी थी 1993 के अंदर। इसलिए जो सोसाइटी है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की, ठीक, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ऐसे समथिंग कुछ नाम बोलेंगे इसका, तो इन्होंने इन्हीं के नाम पे एक क्रेटर का नाम रखा जो दक्षिणी ध्रुव में है, उसका नाम रखा है पसांग लामू शेरपा के नाम पे वो क्रेटर। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जहाँ पे इंडिया का लैंडर उतरा था उसका नाम क्या था? शिव शक्ति। ठीक है, और शिव शक्ति नाम भी जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज़ आप एक बताइए, वो जगह बताइए, वो वैली है, रिफ्ट है, क्या है, जहाँ पे लॉन्ग मार्च 6E उतरा था। ठीक, वो जगह बताइए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद करके बताइए, मैंने आपको 3-4 बार बताई है, पेपर में आपके आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, जैसे मतलब इसमें मैंने इतनी चीज़ें आपको जाननी है और इसमें कुछ नहीं पढ़नी। जैसे 1993 में इन्होंने ऊपर चढ़ाई की थी। ठीक है, और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, ये सब जानकारी किसने दी? वहाँ की नेपाल, मतलब जो यूएसए में नेपाल की जो एम्बेसी है उसने ये सब जानकारी दी। बस इन्हीं चीज़ों पे थी। तो ये एक नाम याद रखना, पसांग लामू शेरपा, और इस चंद्रमा के क्रेटर दक्षिणी ध्रुव पे है ये। बस इतनी चीज़ें और याद रखा। ठीक है, ओके। ओके, ये सब चीज़ें हैं, पढ़ने का मन हो तो पढ़ लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे जाइए, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र। अब यह है क्या? एशियाई आपदा तैयारी केंद्र। ओके, सॉरी, इंडिया ने क्या किया है 2024-25 के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक, से एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, जिसको बोलते हैं ADPC। ठीक है, क्या बोलेंगे? एशियाई डिजास्टर PC, आई थिंक, पता नहीं कैसे क्या हो गया, एशियाई डिजास्टर समथिंग करके होगा, कि अध्यक्ष पद का जो कारभार है उसने संभाला है। इससे पहले जो था ये चाइना के पास में। ठीक, समझ रहे हैं। और बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित ADPC की जो 5वीं बोर्ड की ट्रस्टी बैठक थी, उसकी अध्यक्षता की किसने की? इंडिया ने। इसमें और कुछ नहीं है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपदा पे जितनी भी बातें होंगी, जो आपदा जोखिम न्यून करेगा, ठीक, या जलवायु लचीलापन, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इन पे सब पे ध्यान केंद्रित करेगा, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे कुछ लिखा, भारत के 8 पड़ोसी देश हैं, जिसमें बांग्लादेश है, कंबोडिया है, चाइना है, नेपाल है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, और ADPC के संस्थापक
मतलब इसके संस्थापक क्या हैं, ATPC के संस्थापक सदस्य हैं, ठीक है, भारत के 8। तो बस ये हो गया। अच्छा, अब कहाँ पे आ गए, साइंस एंड टेक पे आ गए क्या हम लोग? ओके, तो ये भी कर लेता हूँ क्या, लेट मी चेक इट। ओके, तो आई थिंक अभी बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, लेवल देखता हूँ, ठीक है, चलो करके देखता हूँ एक बार को। साइंस एंड टेक पे हम लोग हैं और यहाँ पे है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप। नाम याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है ये, ठीक है। कहाँ पे, गोवा में, ठीक, गोवा में भारत का सबसे पहले समुद्र का प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया। कब किया गया, इस तारीख को। एक चीज़ है, कैसे करेगा ये, समुद्र तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं की पता लगेगा और उनको रोकने में सहायता करेगा, ठीक। वजन आपको रटने हटने की आवश्यकता नहीं है, वेट बहुत ज़्यादा है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे विस्थापन भार यहाँ पे लिखा है, इसको डिस्प्लेसमेंट वेट बोलते हैं, 4170 टन के आसपास होगा, ठीक है। और ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और तैयार किया गया है, ठीक, बस समझ गए। और इसमें कुछ भी नहीं, नाम याद कर लेना। प्रदूषण नियंत्रण पोत के लिए जो नाम है समुद्र प्रताप है। कौन सा नाम है, समुद्र प्रताप है। कौन सा, समुद्र प्रताप, ठीक। आगे आ जाइए, दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत, ठीक है। परमाणु पनडुब्बी यानी इसका जो फ्यूल सोर्स है वो क्या है, आपका फ्यूल सोर्स है जो उसका, वो मतलब न्यूक्लियर एनर्जी है, राइट। अच्छा, पहला इससे पहले जो कौन सा था, तो INS अरिहंत आपने नाम सुना होगा, ठीक है। INS अरिहंत हो गया, INS अरघट हो गया, सॉरी अरिघाट हो गया, ये, और अभी 2 और आनी है। तो ये 4 ऐसी बनाई जा रही हैं जो किससे चलेंगी, जो एटॉमिक एनर्जी से चलेंगी, न्यूक्लियर एनर्जी से चलेंगी, ठीक है। दूसरी परमाणु एनर्जी INS अरिहंत, ठीक। अब ये कौन सी हैं, तो याद रखना अरिहंत श्रेणी की हैं। अरिहंत श्रेणी में ये 4 बनाई जा रही हैं, ठीक। अच्छा, अब नौसेना में कहाँ पे, तो विशाखापत्तनम में इसकी ये दूसरी ऐसी थी जो परमाणु पनडुब्बी थी INS अरिहंत, नौसेना में इसको शामिल कर दिया गया, ठीक। और ये पहली SSBN मतलब है बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी है। बैलिस्टिक मिसाइल पे भी इस पर तैनात होगी जो लगभग 750 किलोमीटर तक की रेंज पे रखेगी, ठीक है। अब ये होता क्या है कि डीजल वाली जो होती हैं, डीजल इलेक्ट्रिक वाली, उनको बार बार ऊपर आना पड़ता है, और इसको ये वाली जो रिएक्टर वाली होती हैं, इनको जब चाहो तो बताओ 6 महीने बताइए ज़मीन के अंदर ही पड़ी हुई हैं, पता ही नहीं चल रहा, वहीं पे खा रहे, वहीं पे सो रहे, सब कुछ है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। तो इसमें अभी 2 और ऐसी बन के आएंगी, 2 ये हो गई हैं, ठीक है। इसकी कुछ जैसे बात है, सतह पर 22 से 28 किलोमीटर पर घंटा चल सकती है, और उसमें इस वैसे नॉट में आप देखेंगे 12 से 15 और इतने लगभग 24, ठीक है, इतना याद रखेंगे। और ये 4 हैं SSBN परियोजना का हिस्सा हैं, जबकि 2 अन्य निर्माणाधीन हैं, ठीक है। INS अरिहंत 2017 में लॉन्च होने के बाद विशाखापत्तनम के शिप बिरला सेंटर में निर्माण और इसके लिए ऐसा कुछ है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाइए। सिंगल स्टेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल सिंगल स्टेन ओरल हैजा वैक्सीन है। ओरल मतलब मुंह से दी जा सकेगी, और सिंगल स्टेन है, हैजा वैक्सीन है, ठीक। किसने बनाया है, भारत बायोटेक ने बनाया है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। अच्छा, ओरल के लिए है, माउथ से दी जा सकेगी, और नाम है हिलकोल। अगर मैं वैसे बात करूं तो BBV 131, ठीक, BBV 131 का नाम है, और इसके साथ में हिलमैन लेबोरेटरीज में भी इस मतलब से लाइसेंस के तहत विकसित किया है, दोनों ने साथ में किया, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या है, जैसे दुनिया में ऐसी बातें हैं कि 100 मिलियन जो है खुराक होनी पड़ेगी, और ये लगभग 200 मिलियन के आसपास भी तैयार कर सकती है। तो भुवनेश्वर के हैदराबाद में बड़े पैमाने पर इसमें निर्माण सुविधाएं स्थापित की गई हैं। भारत बायोटेक याद कर लेना। दूसरी बात है सिंगल स्टेन है, ओरल है। तीसरी बात है कि इसका नाम है हिलकोल। अगर आप नहीं अभी तक पढ़ पा रहे तो मैं इसको एक बार को हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाला नाम लिखा हुआ है, इस वाले नाम को, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, हिलकोल BBV 131, ठीक। कंफ्यूज मत कर जाना किसी और वैक्सीन से। चलिए, अब मैं आगे आ जाता हूँ, ठीक है। 200 मिलियन खुराकें बना सकती है। पहला जो होगा 0 डेज पे दिया जाएगा, दूसरा 14वें डेज पे दिया जाएगा, और 1 वर्ष से ज़्यादा के बच्चे के लिए यूजफुल होगा। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ जाइए। एमपॉक्स से निपटने के लिए WHO की वैश्विक योजना है। एमपॉक्स क्या बीमारी आ गई है, चेचक जैसी दिखने वाली है, मंकी पॉक्स भी इसको कहते हैं, ठीक। WHO ने 6 महीने में वैश्विक योजना शुरुआत की है, जो मानव से मानव संचरण को कम करती है। इसका उद्देश्य है कि ये कम करेगी, और फरवरी 2025 तक इसे चलेगी, जिसमें 135 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्त पोषण इसमें किया जा रहा है, ठीक। समझ में आ गया। तो एमपॉक्स अभी तो खूब चर्चा में थी कि इंडिया में भी एक आध देखा गया ऐसा पेशेंट जिसके स्किन पे बड़े से ऐसे चेचक के तरीके से हो जाते हैं, और कई बार जानलेवा बहुत भयंकर होता था, ठीक है। तो याद रख लेंगे, और इसमें कुछ नहीं है। ये रिपोर्ट है कि 2022 से विश्व में
116 विभिन्न देशों में 208 मौतें और एमपॉक्स के 99,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। ठीक, ये सब कुछ चीज़ें हैं। आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जैसे स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा 14 अगस्त 2024 को किया गई, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, इंडिया का पहला प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है रूमी। रूमी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, RHUMI, रूमी 1। पुनः प्रयोज्य की बात हो रही है, रीयूजेबल की बात हो रही है। रीयूजेबल क्या होता है? रॉकेट ऐसा गया और ये हाइब्रिड भी है, एक बात याद रखना, ऐसा गया और ऊपर अगर इफ इन केस अगर क्रैश करने की नौबत आ रही है तो इसके वो खोल दिए जाएंगे, मतलब ऐसे अम्ब्रेला टाइप का, तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा। तो इससे होगा क्या? एक तो इसका नुकसान नहीं होगा, दूसरी चीज़ है जो इसके हो सकता है जो इसके ऊपर सैटेलाइट जो तैयार करके बांधे गए बहुत महंगे हों, बहुत इंपॉर्टेंट हो, उनका भी नुकसान नहीं होगा। तो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। नाम याद कर लेना, रूमी। और इसको बनाया किसने है? तो याद कर लेना, स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ में मिलकर बनाया है। ये कहाँ की है? तमिलनाडु का एक स्टार्टअप है, स्पेस जोन इंडिया। ठीक, स्पेस जोन इंडिया ने बनाया है, रूमी 1 बनाया है। RUMI ये नहीं है, RUMI नहीं है, क्या है? RHUMI। ठीक, किसके साथ मिलकर बनाया? तो मार्टिन ग्रुप के साथ में मिलकर गया। ठीक, बस 3 क्यूब उपग्रह, 50 पिको उपग्रह, ये सब चीज़ें जानने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल लॉन्चर से प्रयोग किया जाता है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। कोई बस इतनी चीज़ें आपको बस जानने वाली हैं, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। ओके, साइंस अटैक में अगर है भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR। ठीक, अभी हम लोगों ने जैसे यहाँ पे जो पढ़ा, कहाँ गया? एम पॉक्स। ठीक, उसकी बात हो रही थी, अभी ये कहाँ गया? ये मंकी पॉक्स हो गई। तो ये इंडिया की पहली है। अच्छा, आंध्र प्रदेश स्थित मेडटेक जोन, ये नाम याद कर लेना, मेडटेक जोन ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित क्या है? इम्ब्रा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च कर दी है। RT-PCR आपको पता है, जब कोविड का टाइम था तो आपको पता था RT-PCR टेस्ट होता था। ठीक है, RT-PCR टेस्ट होता था, वही RT-PCR है ये। ठीक, उसी तरीके की। ठीक, तो मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आंध्र प्रदेश स्थित मेडटेक जोन ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित इम्ब्रा MDX नाम से लॉन्च कर दी है। ठीक, समझ में आ गया। अब इसको क्या है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त हुई है, जिसको बोलते हैं ICMR। ऐसा ICMR का मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR। ठीक, इसको मान्यता प्राप्त हो गई है और ये किट जल्दी ही संक्रमण का पता लगा लेगी। MPX एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। वायरल है मतलब वायरस है, ये एक वायरस से होता है, और जूनोटिक बीमारी जो जानवरों आदि से फैलती हैं, इनको बोलते हैं जूनोटिक। जैसे चमगादड़ों से कुछ फैलने वाली थी, कुछ आपने मुर्गियों से फैलने वाली, जैसे स्वाइन फ्लू आपने सुना है ना, सुअर से जो फैलता था। तो ये सब चीज़ें आपको पता है। बर्ड फ्लू था। मंकी पॉक्स इसलिए कहा जाता क्योंकि इसमें 1958 में बंदर की कॉलोनी में सबसे पहली बात पाई गई थी। 1970 में क्या हुआ? मनुष्य में पाई गई। तो ये जूनोटिक थी। जूनोटिक से मतलब जानवरों से फैल जाएगी आपकी किसमें? इंसानों में। ठीक है, और इसमें म्यूकोसल घावों के सीधे संपर्क में जानवर से इंसान में फैल सकती है। शारीरिक तरल पदार्थ या त्वचा, ऐसी सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से फैल सकती है। ठीक है, तो एक बात याद कर लेना, एक तो वायरस से होती है, दूसरी जूनोटिक है, तीसरी ये जो बनाई है उसका नाम है इम्ब्रा MDX। ठीक है, और मेडटेक जोन ने बनाई है, जो आंध्र प्रदेश की एक फर्म है, और ये RT-PCR किट है। ठीक, ओके। दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु रिएक्टर, ये इसकी बात हो रही है गुजरात के काकरापार में। ठीक है, दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ बना है? यहाँ पे काकरापार के कैप्स काकरापार में बना है भारत के। दूसरे स्वदेशी 700 मेगावाट ऊर्जा अपनी काम करना इसने चालू कर दिया है, और इनको मत जानिए। ठीक, इनको जानने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना हो पढ़ लीजिए, ये चीज़ें मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। ठीक है, चलो। इसरो द्वारा EOS-08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS जिसको बोलते हैं ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित किया। किसने किया? इसरो ने किया। कहाँ से किया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की जगह है, वहीं से करता है। किससे किया? SSLV का मतलब लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D3 के माध्यम से किया, और ये EOS-08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। ठीक, अच्छा, इसका मानक है माइक्रोसैट ISM-1 बस द्वारा निर्मित इस तरह का पहला है, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड लगा हुआ है। पेलोड का नाम देख लेना एक बार, क्योंकि पेलोड वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर UPPCS या रिव्यू ऑफिसर में आई थिंक पूछा गया था किसी में। ठीक है, इंफ्रारेड पेलोड इसमें लगा था। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था, रिफ्लेक्टोमेट्री, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। GNSSR है, जिसमें
साई सी और यूवी ऐसे समझ के 3 पेलोड हैं। थोड़े से इनके नाम जो हैं दिमाग में रखना, ठीक है, तो और कुछ नहीं है। उसका पूछा था, इसका नहीं पूछा था, उसका पूछा था चंद्रयान का, राइट। तो ये चंद्रयान तो खैर बहुत बड़ा इशू था, मतलब बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ी चीज़ें थी, उसका तो पूछना स्वाभाविक है, इसका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो ये सब चीज़ें बेसिक हैं, मन लगे तो पढ़ो, ना मन लगे आगे बढ़ो, मेरे साथ आ जाइए। स्वदेशी कामकेज ड्रोन का अनावरण किया गया, किसने किया? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ठीक ठीक। 1000 किलोमीटर की रेंज है, स्वदेशी कामकेज ड्रोन का अनावरण किया गया। एक डील 31 ड्रोन की होने वाली थी यूएसए के साथ में, मैंने आपको बताई थी, किस ड्रोन के लिए थी याद करके बताइए, ठीक है, याद करके मुझे बताइए कौन सी थी, ठीक। कामकेज ड्रोन है, इसकी लंबाई चौड़ाई ये सब, पंखों का फैलाव ये सब दिया है, एनएएल द्वारा निर्मित है, 30 हॉर्स पावर वाला वॉकेल इंजन है, वॉकेल ऐसे लिखा ना, वांकेल, ठीक है, वांकेल इंजन द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें 180 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से होगा। ये सब चीज़ें नहीं जानेंगे, 1000 किलोमीटर तक की रेंज है, बस इतनी चीज़ें याद रखना। 25 किलोग्राम विस्फोटक पेलोड ले जाने में सक्षम है, उन्हें किसी भी युद्ध प्रदर्शन में दुर्जय बनाता है। अच्छा एक चीज़ और भी है, एक बम फेंकने वाला बताया जाता, आत्मघाती ड्रोन था, सॉरी, अभी एक आत्मघाती ड्रोन बनाया गया था जिसकी मैंने नाम आपको बताया था 2-3 लेक्चर में पहले, या 4-5 लेक्चर पहले, उसका नाम आप बताएंगे, ठीक। इसरो द्वारा विकसित नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करता है नैल वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, जिसको बोलते हैं CSIR, क्या है, यही है ना, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ना, का एक घटक है जिसकी स्थापना इतने में हुई थी। बस आगे बढ़ जाइए। डेंगू वैक्सीन, डेंगूओला, अरे खत्म हो गया क्या? डेंगू वैक्सीन डेंगूओल के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण हो गया, क्लिनिकल ट्रायल हो गया। कौन सी डेंगू वैक्सीन है? डेंगूओल, ठीक, डेंगीआल। अच्छा एक चीज़ और भी है, हम लोग डेंगू पढ़ते हैं ना, डेंगू, लेकिन डेंगू बोलते हैं, लेकिन जो वायरस होता है उसको डेंगी बोलेंगे, डेंगी, राइट, तो उसको डेंगू नहीं बोलते हैं, ठीक। अच्छा ICMR और पेनेसिया बायोटेक, पेनेसिया सही लिखा या पनेशिया होगा? पेनेसिया हो सकता है, या ये ऐसा तो नहीं है पैन एशिया, पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ, पैन एशिया, मैं पेनेसिया बोल रहा हूँ। पैन एशिया ने भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है डेंगीऑल के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल कर लिया। अब ये नहीं पूछेगा आपसे क्लिनिकल ट्रायल कितने किए गए, या किसने किए, या अभी किसने कौन सा ट्रायल हुआ, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि भारत की पहली वैक्सीन है डेंगू के लिए, और उसका नाम है डेंगीआल। और देखिए ICMR ये अप्रूव कर ही देगी इसको, पेनेसिया बायोटेक ने इसको बनाई है, इतनी चीज़ आप याद रखना, ठीक। अच्छा एक चीज़ और बताएं, जो डेंगू जो मच्छर होता है वो किससे फैलता है? क्यूलेक्स से फैलता है, या आपका इजिप्टी जो मच्छर होता है ना, टाइगर इजिप्टी ऐसे करके जो नाम होते हैं, उनसे फैलता है, किससे फैलता है आप बताइए, ठीक। दूसरी चीज़, अच्छा इसमें और पढ़ जाइए, भारत की पहली स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है, डेंगूओल की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक। इसमें अब होता क्या है, जैसे ये तीसरे चरण के ये क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, जैसे पहले पशु पक्षियों पे होंगे, पहले घोड़े पे किया जाता है, बंदर पे कर दिया गया, किसी और चीज़ पे, चूहों पे किया गया, जब इन पे सब क्लिनिकल ट्रायल जब सही होने लगते हैं, फिर इंसानों में किए जाते हैं, ठीक है। इंसानों में भी कई चरण होते हैं, जब वो 2-3 चरण उसके साइड इफेक्ट सब कुछ मूल्यांकन कर लिया जाता है, तब वो वैक्सीन या वो दवा, वो जो भी चीज़ होती है वो मार्केट में आ जाती है। लेकिन इतनी बड़ी धांधलेबाजी है, कई बार इतना पैसा खिला के दवाइयाँ फर्जी, जिनके क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हैं, वो भी मार्केट में आ जाती हैं, और हज़ारों करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है उनका, तो बड़ा नेक्सस चलता है। खैर ये तो सब चीज़ें हैं, कितना मैं कर सकता हूँ, कितना आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें सिस्टम ही ऐसी बना के देता है आपको, कुछ हम सिस्टम के लिए वो माहौल तैयार करते हैं कि हाँ बनाइए, ठीक है। प्रतिभागी इस परीक्षण में पहले प्रतिभागी पंडित भगवत दयाल शर्मा, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक में टीका लगाया गया था। ये सब चीज़ें रटने वाली नहीं है कि कहाँ पहला टीका लगाया गया था, ठीक है। एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस वैक्सीन नहीं है भारत में डेंगू के लिए, कोई एंटीवायरल उपचार या कोई वैक्सीन नहीं है डेंगू के लिए अभी तक। तो ये पहली होगी, और दूसरी याद करना टेट्रावैलेंट होगी, ठीक है। डेंगू वैक्सीन स्ट्रेन कितने, TB003 और TB005 मूल रूप से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH USA द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। डेंगू में 75 से 80% संक्रमण लक्षणहीन होते हैं, फिर भी वे व्यक्ति एडीज, देखिए यहाँ पे लिख के ही आ गया, एडीज मच्छरों के काटने से संक्रमण फैला सकते हैं। तो ये आपका खत्म होता है कहाँ से कहाँ तक का?
ओके, ये आपका इंटरनेशनल ख़त्म हो गया और ये साइंस एंड टेक ख़त्म हो गई। और इसके बाद जो अगला लेक्चर है वो आपको फिर मिलेगा। एक आपसे और दरख्वास्त है, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो मैं समझता हूँ कि आप सीरियस हैं पढ़ने को लेकर, ठीक है। और आपको पता है क्योंकि मैं जून से लेके मतलब सॉरी 1 जनवरी से लेके 1 जून तक की मैंने सारी क्रॉनिकल ख़त्म की पूरी। दूसरी चीज़ है, एक मैंने उसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल की 100 क्वेश्चन की एक क्विज़ तैयार की थी, क्विज़ नंबर 1, ठीक है। वो हम लोगों के जो पेड बच्चे थे उनके लिए तैयार की थी, बट हमने फिर सबके लिए उसको ओपन कर दिया। वो आपको टेस्ट मिल जाएगा कहाँ पे, वो आपको टेलीग्राम वाले सेक्शन में आपको जाके मिल जाएगा, और उसकी आंसर की है वो मैं दे दूंगा आपको। जब आप वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर देंगे मैं आपको दे दूंगा, ठीक। एक बात। दूसरी बात ये है कि 1 जनवरी से लेकर जून तक का पूरा करंट अफेयर्स मैंने कंप्लीट कराया आपका। इसके बाद ये क्रॉनिकल चल रही है, इसको मैंने कराया। उसके बाद में पाइपलाइन में आप देखेंगे तो मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट कराया है उसको, बजट और आर्थिक समीक्षा को, लेकिन कई बार किसी ने बहुत ज़्यादा करा दिया और किसी ने इरेलेवेंट चीज़ें करा दी हैं। तो मेरा बस उद्देश्य ये है कि किसी ने थोड़ा कराने की ठीक कोशिश की है, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो महत्वपूर्ण थी, रह गई। मेरा उद्देश्य कुल मिला के ये है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर का प्रीलिम्स हो और या फिर यूपीपीसीएस प्री का प्रीलिम्स हो या फिर वो बीपीएससी का प्रीलिम्स हो, अगर सेंटर का बजट और सेंटर का आपका इकोनॉमिक सर्वे दोनों को मैं अच्छी तरीके से कराऊं, फिर स्टेट के लिए आरओ के लिए यूपीपीसीएस के लिए एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे यूपी का रहेगा, ठीक। तो इसको ये चीज़ें पाइपलाइन में है, ये मैं करा दूंगा। दूसरी चीज़ है आर्थिक घटनाक्रम वाली चीज़ है, वो मुझे करानी है। मैं 4-5 में वीडियो उसके पे छोटे बनाऊंगा कि कैसे आपको कौन सी चीज़ें करनी है, कहाँ पे। अच्छा, कई बार ये सवाल ये भी आया कि कुछ डेटा गलत आया है बुकलेट में, आपकी मैगजीन में, जो वाणी प्रकाशन की मैंने आपको रिकमेंड की थी एक बार। तो अगर वो डेटा गलत है तो उसको मैं क्रॉस चेक कर लूँगा, फिर जैसा मैं बताऊँगा वैसा आप करिए। तो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि आप बहुत सीरियस हैं और अपना प्यार और मोहब्बत इसी तरीके से बरकरार रखिए इस चैनल को। ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आपका है, आपने ही इसे बनाया है। मैं बस आता हूँ, आपके लिए पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ। मैं भी, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ, लेकिन एकमात्र इसका उद्देश्य ये है कि थॉरली 8 मिनट की वीडियो में कुछ होता नहीं है। मैं स्ट्रेटजी वीडियो बना दूं 5 मिनट में, हाँ ऐसा से ऐसा कर लीजिए। एक स्ट्रेटजी वीडियो मैंने भी बनाया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो मैंने थॉरली एक चीज़ें आपको दिखाई हैं एग्जाम के पेपर में कि कौन सी चीज़ें आपके सामने आई हैं, पेपर की डायमेंशन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने सब चीज़ें मानो को थॉरली दिखा के बताई हैं, ठीक है। और उसकी प्रॉपर मैंने लिस्टिंग की है, पुराने पेपर्स का मैंने उसमें सोल्यूशन दिया है। मैंने उसमें ये बताया है कि इसमें इतने मैचिंग के क्वेश्चन आए थे, इतनी क्रोनोलॉजी आई थी, इतने ऑर्डर बेस्ड आए थे, इतने में स्टेटमेंट था, इतने में कथन कारण था। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने एक छोटी चीज़ें, जितनी छोटी हो सकती थी, जितना महीन हो सकता था, मैंने उतनी सारी चीज़ें इसमें की थी। तो अगर कोई स्ट्रेटजी वीडियो हो तो इस तरीके का हो, अन्यथा फिर ना हो। तो मेरी ऐसी कोशिश होती है कि मैं बहुत छोटे वीडियो मत बनाऊं, और मैं बना के मैं खुश भी नहीं रह सकता हूं। हो सकता है कि मुझे व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल जाएं, नो डाउट। मुझे मालूम है कि मैं अगर 8 मिनट का वीडियो मैं बनाऊंगा या 15 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे जहाँ पे व्यूज़ 3-4-5 हज़ार पहुँचते होंगे, वो व्यूज़ 20,000-25,000 पहुँचेंगे अनडाउटेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और आप लोग बहुत मोहब्बत प्यार देते भी हैं, लेकिन उससे मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं जो चीज़ कराना चाहता हूँ, उसमें सुकून कहाँ है। तो अल्टीमेटली जब सुकून ही चाहिए तो मैं लाइक वाइक करके, मतलब मैं इतने सब्सक्राइबर कहाँ लेके जाऊँगा। मुझे जब वहाँ मैं ऊपर जाऊँगा तब भी वो सब्सक्राइबर मेरे साथ तो नहीं जाएंगे, मुझे अकेले जाना होगा। कुल मिला के मोटी सी बात है कि ये बस दिल के सुकून की बात है, और मैं चाहता हूँ कि यही तरीका है, ठीक है। कई बार जैसे कुछ बच्चे ने एक आध बार बोला कि सर आप 1 पॉइंटर क्यों नहीं करा रहे हैं। पॉइंटर मैंने बोला कि आप लोग कर लीजिएगा, तो आप किसी ने सवाल कर दिया कि सर पॉइंटर क्यों नहीं करा रहे हैं, मैं आपका वीडियो नहीं देखूंगा या फला देखूंगी। ऐसा एक महोदया थी, उन्होंने ऐसा कमेंट किया। मैंने कहा मत देखिए, अगर आप पॉइंटर नहीं पढ़ सकते हैं, एक पॉइंट नहीं आप पढ़ सकते हैं, वो भी अगर मैं आपको पढ़ के बताऊँ, तो फिर आप कम से कम सिविल सेवा परीक्षा का एग्जाम मत दीजिए। मतलब यूपीपीसीएस बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, मतलब प्रेस्टिजियस एक सेवा है, जॉब नहीं है, सेवा है। तो कम से कम इसकी अपनी महत्ता है, एग्ज़ाम की अपनी महत्ता है। लोगों का प्रीलिम्स से नहीं निकलता है 4-4 साल, कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक। तो इसकी अपनी महत्ता है, कम से इसकी गरिमा है। आप ये समझे कि मैं पॉइंटर भी नहीं मुझे पढ़ना है, तो कैसे प्रीलिम्स, मैं गारंटी देता हूँ प्रीलिम्स होना तक मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उसी मिथ को मैं तोड़ना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा अलग काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल करंट अफेयर्स पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी पॉलिटी पढ़ाने की, लोगों का मन लगा नहीं, तो फिर मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी ठीक है मैं करंट कराता हूँ, लेकिन करंट थोड़ा इस स्तर से मैं कराऊंगा कि अभी मैं थोड़ा सा ये सहारा ले रहा हूँ क्रॉनिकल और इसका बताने के लिए। थोड़ा सा आगे से मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो आपका, अभी तो मैंने एक बिल्कुल ऑफकोर्स नहीं करा हुआ, लेकिन इस एग्ज़ाम के बाद में, मतलब रिव्यू ऑफिसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। मेरा ऐसा प्लान है 2-3 महीने बाद में कि मैं मतलब आपके लिए मैं सेल्फ तैयार करूँगा, ठीक है।
और सेल्फ मतलब मैं रोज़ रोज़ तो नहीं वीडियो लेके आऊँगा छोटे छोटे, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कि 15 दिन में 2 वीडियो आपको मिल जाए, हर सप्ताह आपको 2 वीडियो मिले, इस तरीके का कुछ करंट अफेयर्स। और वो इस तरीके का करंट अफेयर जिसको आप यूज़ कर सकें अपने मेंस में भी। मेंस में भी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरीके का मैं डेटा मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगा, अलग अलग चीज़ों की मैं रिपोर्ट शॉर्ट लिस्ट करूँगा। पेपर 1 में कौन सी जाएगी, पेपर 2 में कौन सी जाएगी, किसको कहाँ पे आप ऐसे में डाल सकते हैं, अच्छा किसका रेफरेंस आप दे सकते हैं एथिक्स वाले पोर्शन में जाके, ठीक है। और किस किस चीज़ों को आप लेके अपने जीएस पेपर 5 और 6 में यूपी की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सब में आप लेके जा सकते हैं। तो उसकी मैं अलग अलग, मेरा ये वो है कि जो बच्चे मेन से देंगे तो वो मॉड्यूल 100 पेजेस के ऐसे हों जो आपके सामने हों, और एक बार उनको 2 बार ठीक से कर लें और थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस कर लें तो मतलब लिखने में मज़ा आए, ठीक है। ऐसी मैं कोशिश करूँगा। और केवल मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, इसमें अन्य लोगों की भी मदद पड़ेगी, मुझे पता है अन्य लोगों की मदद आएगी, समझे। मैं सब कुछ नहीं करा सकता हूँ, मैं पेपर 5-6 करा सकता हूँ, मैं पेपर 4 करा सकता हूँ, ठीक से। मैं कुछ सोसाइटी और उनके पॉलिटी PSIR में मतलब पॉलिटी वाले में जो पोर्शन है वो मैं अच्छे करा सकता हूँ। मैं सब चीज़ें अच्छी नहीं करा सकता हूँ, तो जिसकी जैसी मदद पड़ेगी मैं उसकी मदद लेके आपके सामने वो मॉड्यूल बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। आपने बहुत सुना है मुझे, आपके कमेंट आते हैं, मैं बहुत दिल से सुनता हूँ, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि लाइक कमेंट करें तो थोड़ा एनर्जी बूस्टअप रहती है, नहीं तो फिर मेरा भी सोने का मन करता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में। आपका दिल से शुक्रिया बने रहने के लिए। और इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आपका ही प्लेटफॉर्म है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, इस पर अपना प्यार मोहब्बत अपनी बनाए रखें, लोगों को रेफरेंस में देते रहें कि हाँ कुछ है ऐसा मार्केट में जो बेहतर है, राइट। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।